कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और इतनी विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब एक किताब में है, भारत का संविधान। और ये सिर्फ नियमों की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है, ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज मिलकर इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स। ये नंबर सुनकर थोड़ा डर लग सकता है ना? लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये संविधान आखिर कहता क्या है। चलिए इस बड़ी सी किताब के पन्ने पलटते हैं और इसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े ब्लूप्रिंट की शुरुआत होती है उसकी नींव से। और हमारे संविधान के लिए ये नींव है ये तय करना कि ये राष्ट्र आखिर है क्या और कौन है इसके लोग। मतलब देश क्या है और कौन इसका नागरिक है। इसका जवाब मिलता है सबसे पहले आर्टिकल में, आर्टिकल 1। ये बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आता है। इसमें साफ साफ लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अच्छा, देश तो तय हो गया, पर अब अगला सवाल था, इस देश का नागरिक कौन है? और इसी सवाल का जवाब देते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इन्हीं में यह बताया गया है कि किसे भारतीय होने का सम्मान और अधिकार मिलता है। तो राष्ट्र और नागरिक दोनों तय हो गए। अब बारी थी राज्य और नागरिकों के बीच के रिश्ते को साफ करने की। और यहीं से तस्वीर में आते हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ये वो गारंटी हैं जो देश हमें देता है और वो जिम्मेदारियां हैं जो देश हमसे चाहता है। हमारा संविधान हमें देता है पूरे 6 मौलिक अधिकार। और ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं हैं, ये वो ढाल हैं जो हमें अन्याय से बचाती हैं और हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे। हुआ ये कि 1978 में 44th संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो फिर ये 6 अधिकार हैं कौन से? चलिए देखते हैं। पहला, समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की, कहीं भी आने जाने की और अपना काम चुनने की आज़ादी। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिर में, जो शायद सबसे जरूरी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसी आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। पर क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो हम नागरिकों को अपने बाकी अधिकारों पर कोई आंच आने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। लेकिन अधिकार अकेले नहीं आते। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है। अगर अधिकार वो हैं जो देश हमें देता है, तो कर्तव्य वो हैं जो देश हमसे उम्मीद करता है। ये आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छे नागरिक होने का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक बेहतर भारत बनाने में हमारे योगदान का एक तरीका है। संविधान का सम्मान करने से लेकर अपने पर्यावरण की रक्षा करने तक। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य तो तय हो गए। अब बात करते हैं उस मशीनरी की जिस पूरे देश को चलाती है। हमारा संविधान सरकार का एक बहुत ही डिटेल्ड ढांचा तैयार करता है, जो शक्ति को अलग अलग लेवल्स पर बांटता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, दिल्ली में बैठी सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसी दूर दराज के गांव की सड़क को मरम्मत की जरूरत है? इसीलिए हमारे यहाँ 3 स्तरीय शासन है। केंद्र में सरकार, फिर राज्यों की सरकारें और सबसे जमीनी स्तर पे पंचायतें और नगर पालिकाएं। इससे यह पक्का होता है कि फैसले उन लोगों के करीब लिए जाएं जिन पर उनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इस ढांचे की एक और खास बात यह है कि केंद्र और राज्य के लेवल पर कई भूमिकाएं एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है जब संसद नहीं चल रही हो। और ठीक इसी तरह आर्टिकल 213 राज्यपाल को राज्य के लेवल पर यही शक्ति देता है। अब ये पूरा ब्लूप्रिंट ठीक से काम करे, इसके लिए कुछ आज़ाद संस्थाओं की जरूरत होती है जो इसके उसूलों को कायम रखें। इन्हें ही हम लोकतंत्र के स्तंभ कहते हैं। आर्टिकल 124 हमें देता है सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान का गार्डियन। इसकी एक सबसे बड़ी ताकत है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। आसान भाषा में समझें तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये एक जबरदस्त चेक एंड बैलेंस है।
लोकतंत्र का एक और बहुत जरूरी स्तंभ है चुनाव आयोग, जिसे आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। इसका काम है देश में आजाद और निष्पक्ष चुनाव करवाना, जो किसी भी लोकतंत्र की लाइफलाइन होती है। अब देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकता। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाया, जो समय के साथ बदल सके और मुश्किल हालात का सामना भी कर सके। आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने यानी बदलाव करने की शक्ति देता है। यही वो मैकेनिज्म है जो हमारे संविधान को समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलने में मदद करता है। लेकिन तब क्या हो जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए? हमारा संविधान इसके लिए भी तैयार है। ये 3 तरह की इमरजेंसी की इजाजत देता है। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे कि युद्ध के समय। दूसरी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पाए। और तीसरी, वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा। यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात है। भारत में आज तक आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया है। ये दिखाता है कि ये प्रावधान कितने गंभीर हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ बेहद जरूरी हालात में ही किया जाना चाहिए। तो हमने राष्ट्र की परिभाषा से लेकर इमरजेंसी की शक्तियों तक संविधान के इस विशाल ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा सफर तय किया, और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के भारत में हमारे संविधान का कौन सा उसूल सबसे ज्यादा मायने रखता है? समानता, स्वतंत्रता या न्याय? देखिए, हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, एक लगातार चलने वाली बातचीत है, और इस बातचीत में हम सबकी एक आवाज है।